नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जिनके लिए कहा जाता है कि वो साक्षात्कार नहीं देते हैं, हालांकि थोड़ा सा गलत हो जाता है। साक्षात्कार तो मोदी जी ने बहुत सारे दिए हैं। लोकसभा चुनाव के टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि पूरी बाढ़ आ गई थी साक्षात्कारों की। अब उन्होंने नई विधा से एक साक्षात्कार दे दिया, उसके बहुत लेकर के चर्चा हो रही है। उधर ट्रंप साहब के शपथ ग्रहण को लेकर के चर्चा हो रही है और भारत में ट्रंप साहब के शपथ ग्रहण से ज्यादा चर्चा उनके शपथ कार्यक्रम में मोदी जी को ना बुलाए जाने की हो रही है। अब खबर ये आ रही है कि भाई मोदी जी ऐसे मामलों में जहां पर खास करके जहां मेलोनी जी भी बुलाई गई हो वहां जरूर जाना चाहते हैं। जयशंकर साहब ने बड़ी मेहनत की लेकिन बेचारे खाली हाथ लौट करके आ गए, ऐसा भी कहा गया। तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। प्रधानमंत्री जी के बड़े अच्छे दोस्त हैं ट्रंप साहब, नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने। इसके बावजूद भी हम शुरुआत यहीं से करें, फिर मोदी जी के पॉडकास्ट की तरफ आएंगे। आखिर ट्रंप साहब क्यों नहीं बुला रहे हैं मोदी जी को? बाकी चीन के राष्ट्रपति को बुला रहे हैं, वो जाने को तैयार नहीं है, मना कर दे रहा है। मोदी जी मांग रहे हैं कि भैया हमको इनविटेशन दे दो, फिर भी नहीं दे रहे हैं। जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, ये प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा, ये तो पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। ये तो पूरे हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी को ट्रंप साहब बुला क्यों नहीं रहे। और देखिए मुझसे ज्यादा परेशानी, क्योंकि हम तो परेशान नहीं है भाई, अगर बुला रहे हैं तो ठीक है, नहीं बुला रहे हैं तो ठीक है। जो मोदी जी के समर्थक हैं, जो भक्त गण हैं, वो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है। जब मैं उनसे पूछता हूं, जब भी कोई मिल जाता है मुझे भक्त, मैं पूछता हूं यार तुम तो कह रहे थे कि पूरे विश्व के अंदर मोदी जी का डंका बोल रहा है, तो मोदी जी को बुला नहीं रहे, मेलोनी को बुला रहे हैं, रूस के उनको बुला रहे हैं, पाकिस्तान वालों को बुला रहे हैं, मतलब छोटे छोटे देशों वालों को बुला रहे हैं, और भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुला रहे हैं। अब भक्तगण बेचारे बड़े परेशान है, वो क्या जस्टिफाई करें, वो उसका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। जो मुझे लगता है, तो देखिए अब आपको राम प्रकाश जी क्या लगता है मुझे नहीं पता, मुझे जो लगता है, मुझे ये लगता है जब मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, उस बार ट्रंप हार गए थे, और इस बार उन्होंने बाइडेन से मुलाकात कर ली थी और कमला हैरिस से मुलाकात कर ली थी और ट्रंप से मिलके नहीं आए थे मोदी जी। अब तो ट्रंप जीत गए। अब बताइए इस कोइंसिडेंस को आप क्या समझते हैं? जब उन्होंने ट्रंप की मदद की तो ट्रंप हार गए, और जब उन्होंने इनकी कमला हैरिस की मदद की तो कमला हैरिस हार गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, जो एक शब्द यूज होता है, मैं कहूंगा नहीं वरना डेरोगेटरी रिमार्क मान लिया जाएगा, नहीं मानना नहीं, मान मैं लिया मैं जाएगा। मैं सर अखिल सर, मैं सवाल उसी पे करने जा रहा था कि कहीं एक चुनाव में बड़ा प्रचलित शब्द हुआ था एक पनौती, कहीं उसी वही माहौल वहां भी बन गया क्या? देखिए अब ये शब्द, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और भारत के देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो शब्द तो देखिए मैं उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने, क्योंकि मानी बात है डोनाल्ड ट्रंप शादीशुदा है, बीबी को तो उन्होंने छोड़ा नहीं, तो पत्नी की बात वो सुनते होंगे, तो उनकी पत्नी ने कहा होगा कि भैया मत बुलाओ। अच्छा, अब यहाँ अब देखिए वहां अमेरिका के अंदर आग लगी हुई है, ये भी सुना है कि कमला हैरिस भी उस आग में लपेटे में आती आती बच गई हैं, उनको भी समस्या हो गई है, क्योंकि कमला हैरिस की मदद की थी इस बार मोदी जी ने। अच्छा, एक और मोदी जी ने समस्या क्रिएट कर दी, $20,000 का हीरा जो है वो मिसेस बाइडेन को दे दिया, मिसेस डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया। अब ये बड़ी, अब देखिए ये वास्तविकता में, देखिए मैं बड़ा दुखी हूं राम प्रकाश जी, ये मजाक का विषय नहीं है मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है देश की आजादी के बाद, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या कोई हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, हमारे देश की इतनी विश्व के अंदर इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमेशा सम्मान मिला है। अब बताइए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? मैं दुखी हूं, मैं आज मोदी जी के साथ खड़ा हूं, और अगर कल आनंद वर्धन सिंह जी भी एक प्रोग्राम कर रहे थे शाम को 5 बजे, उसमें भी आनंद वर्धन सिंह जी भी बहुत ज्यादा परेशान थे। वो कह रहे थे कि अगर मान लीजिए $50,000 का वहां हीरा भेंट करना हो और उसके बेसिस पे अगर डोनाल्ड ट्रंप बुला लें मोदी जी को, तो हम तो भैया कह देंगे यार तुम जो है वो और बढ़ा दो, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दो, अपने पूंजीपति मित्रों की मदद कर दो, हम गरीब लोग, क्योंकि हमारे देश की अस्मिता प्रश्न चिन्ह पे आ रही है। हमारे देश की इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन, उसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जा रहा। अच्छा, राहुल गांधी को वहां की यूनिवर्सिटीज बुला लेती हैं,
उनसे वहां के इंटेलेक्चुअल्स बात कर लेते हैं, और हमारे मोदी जी को स्वेरिंग एंड सेरेमनी में नहीं बुलाया जा रहा। तो ये हमारे देश के अपमान है। मोदी जी का अपमान हो ना हो, मेरे देश का अपमान है। इसलिए मोदी जी को कृपा करके डोनाल्ड ट्रंप बुला लें यार। कोई आमंत्रण भेजने में कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, ईमेल से भेज दें, मोदी जी चले जाएंगे। नहीं, लेकिन सर आपको अस्मिता की चिंता हो रही है, बाकी सारी चीजों की चिंता हो रही है, आपको मोदी जी के मित्र की चिंता नहीं हो रही है? जैसा कहा जाता है कि मोदी जी के परम मित्र हैं और उनको लेकर के वहां वारंट इशू हुआ है, वो मामला सेटल नहीं हो पा रहा है। भाई जाएंगे नहीं तो सेटल कैसे होगा? अगर जाएंगे नहीं, हम कुछ ऑफर नहीं देंगे तो मामला सेटल कैसे होगा? नहीं नहीं, देखिए समस्या और हो गई है। अब वो बाइडेन साहब ने भी जॉर्ज सोरोस को इनाम दे दिया है। अच्छा, जॉर्ज सोरोस को हमारे भक्तगण जो हिंदुस्तान के भक्त हैं वो सोशल मीडिया पे उसको एंटी वो बता रहे थे, और जॉर्ज सोरोस के ना तो बाइडेन ने भी $20,000 का जो हीरा दिया उसका भी अब एक प्रकार से तिरस्कार कर दिया। अच्छा, ये आशा थी कि बाइडेन ने तिरस्कार किया तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप अब सम्मान कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी सम्मान नहीं किया। अच्छा, वहां जॉर्ज सोरोस और एलन मस्क आपस में भिड़े हुए हैं। वो यूरोप वाले जो बाकी देश हैं वो तो खड़े हुए हैं जॉर्ज सोरोस के साथ, और इटली की मेलोनी जो खड़ी हुई है वो खड़ी हुई है एलन मस्क के साथ, वो जॉर्ज सोरोस का वो कर रही हैं। मोदी जी भी एलन मस्क के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन एलन मस्क कह रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर मुझे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आने दो, और वो अगर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आ गया तो अंबानी साहब जो गुजरात के रहने वाले हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यहां इतना ज्यादा चक्रव्यूह फंस गया है। अब मेलोनी तो मदद कर रही है बेचारी, वो तो जॉर्ज सोरोस के खिलाफ बोल रही हैं, एलन मस्क की मदद कर रही हैं, लेकिन मोदी जी एलन मस्क की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि एलन मस्क की अगर मदद करेंगे तो अंबानी जी का नुकसान हो जाएगा लाखों करोड़ों का। बिल्कुल। अब सर जरा हम थोड़ा सा अमेरिका से भारत की ओर लौट आते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी को ट्रम्प साहब को बुलाना चाहिए, कम से कम ऐसे नहीं तो उनके भक्त जो हैं वो लोगों से आंख मिला करके बात कर पाए, इसीलिए कम से कम इन दावों के को ही जिंदा रख पाए वो भक्त बेचारे जो कहते हैं कि एक फोन पर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है, एक फोन पर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बस निमंत्रण नहीं मिल पा रहा है। खैर, सर मोदी जी ने जो पॉडकास्ट किया, जो जिस तरीके से उन्होंने लंबे चौड़े अपना बहुत सारी चीजों, बहुत सारा बचपन से लेकर के और आज तक के बारे में बहुत कुछ कहा उन्होंने एक जिक्र किया है उसमें, अपने पॉडकास्ट में वो कह रहे हैं कि उनके गांव में एक थे डॉक्टर बसंत भाई जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उन्होंने ₹1-1 का चंदा दिया था। ये एक सवाल के जवाब में बोले हैं प्रधानमंत्री जी की पैसा जो है वो राजनीति में लोग सोचते हैं बहुत पैसा खर्च होगा, पैसा आए कहाँ से। तो उन्होंने चंदे का जिक्र किया है मोदी जी ने कि वो ₹1-1 लेकर के वो चुनाव लड़े थे, वो चुनाव जीत भी गए थे, बहुत कम मार्जिन से जीते थे, और उन्होंने सार्वजनिक सभा में हिसाब दिया था। तो उसमें मोदी जी भी उस बाल सेना में थे जो झंडा उठा करके घूमती थी। तो चंदे का कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आज पहली बार ये साफ हुआ कि चंदा लेने का कॉन्सेप्ट मोदी जी ने अडॉप्ट कहां से किया। लेकिन क्या मोदी जी वो हिसाब देने वाला कॉन्सेप्ट अडॉप्ट नहीं कर पाए, सुन नहीं पाए, भूल गए, क्या माना जाए? क्योंकि पीएम केयर फंड से लेकर के और तमाम बॉन्ड के सहारे चंदा तो मोदी जी ले लेते हैं, हिसाब नहीं देते हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर पीएम केयर फंड का, अगर मान लीजिए मोदी जी बिल्कुल जो कह रहे हैं वो उनके दिल से कह रहे हैं, अगर मन की बात कर रहे हैं या मन की बात कर रहे हैं या दिल से कह रहे हैं मुझे नहीं पता, पीएम केयर फंड का अगर डिटेल्स बता दें। भाई देखिए, मैं एक देशभक्त नागरिक की हैसियत से जानना चाहता हूं, उसमें कहीं दाऊद इब्राहिम का पैसा तो नहीं है, उसमें माल्या का पैसा तो नहीं है, नीरव मोदी ललित मोदी का पैसा तो नहीं है। ये तो कम से कम सर्टिफिकेट मिल जाए कि उसके, लेकिन वो अब ऑडिट नहीं होता उसके अंदर, ऑडिट से नहीं पता चलता कि उसके अंदर पैसा किसका आया हुआ है। उन लोगों का पैसा तो नहीं आया हुआ है जो चुनावी बॉन्ड में जिनका पैसा आया हुआ था। तो चुनावी बॉन्ड में इसका मतलब क्या कि जो ठेके दिए जा रहे हैं क्या वो पैसा, तो हमें पता भाई ₹1-1 अगर मिलता मान लीजिए तो अच्छा चलिए हिसाब लगा लीजिए, आज के तारीख में पहले 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, आप ये बता दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के कितने दफ्तर हैं और उनकी स्थिति क्या है, उनकी आज बिल्डिंग जो है वो एयर कंडीशनड है क्या, नई बिल्डिंग बनी है क्या? भारतीय जनता पार्टी तो 11 साल से केवल सत्ता में है, हर शहर के अंदर 5 स्टार ऑफिसेज बन गए हैं, उनके जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर हजारों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, और कांग्रेस के अंदर जो है वो 700-800 करोड़ पड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों करोड़ पड़े हुए हैं। सोर्स आप बता नहीं रहे।
तो देखिए वास्तविकता ये तो देखिए हिंदुस्तान के किसी आदमी से बात छिपी हुई नहीं है। अच्छा, संजय सिंह अलग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज कर लेते हैं कि वो साहब प्रवेश वर्मा के यहाँ 32 नाम जोड़े गए हैं और फलाने के यहाँ 47 जोड़े गए हैं, वहां 75 जोड़े गए। अरे यार सुन सुन के कान पक गए हमारे। अरे आप तो केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का बता रहे हैं कि उनके यहाँ नाम जोड़े गए। जो वहां के आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और जिनको ये लोग कहते हैं पन्ना प्रमुख, उन्होंने अपने घर में 50-50 वोट ऐड करा लिए हैं। और जब वोटर आईडी कार्ड होगा तो बिहार के, बंगाल के, आपके महाराष्ट्र के आरएसएस के जितने कार्यकर्ता दिल्ली में आके वोट देंगे तो आम आदमी पार्टी वाले आप जीत कैसे जाएंगे? तो रोज आके लेकिन आप सर, अखिल सर, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ। आप चूंकि भाई आपका मैनेजमेंट भी रहा है, इकोनॉमिक्स भी रहा है सर, 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं दिल्ली में। क्या हो जाएगा 6-7 लाख वोटर बढ़ ही जाएंगे तो कितना अंतर पड़ जाएगा उससे? अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं। अगर देखिए ये बात बिल्कुल पता है, वोट काटे किसके गए, नाम किसके काटे गए, आप इसका केवल ये अध्ययन कर लीजिए किसके नाम काटे गए। सर लेकिन राजीव कुमार साहब कह रहे हैं कि बिना पेशी के हमने कुछ किया ही नहीं है कहीं। अरे कमाल है। अगर चलिए आज जो संजय सिंह ने कहा कि प्रवेश वर्मा के यहाँ 33 वोट ऐड हुए हैं, पिछली बार 3 वोट थे, इस बार 33 वोट हो गए। आप चले जाइए, आप चलिए पब्लिक इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव की तरह वहां जाके, उन्होंने कहा पत्रकारों से कहा कि आप जाके कवर कीजिए 33 लोग कौन है, इन्हें प्रोसिक्यूट कीजिए। आप चले जाइए, चलिए पब्लिक इंडिया की तरफ से, वहां 33 लोग रहते हैं क्या भाई? सर्वेंट क्वार्टर होंगे, 5-7-10 लोग रहते होंगे, उनके पहले से वोट रहे होंगे। 33 वोट, कहीं 45 वोट जुड़ रहे हैं। तो अगर आप दलितों के और मुसलमानों के वोट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 15,000 नाम कटवा दें और दिल्ली में न रहने वाले, बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश में रहने वाले अपने आरएसएस कार्यकर्ताओं के 15,000 वोट जोड़ दें, अरे टोटल वोट ही यहाँ पे 1-1.25 लाख पड़ने हैं, उसमें 30,000 वोट का हेरफेर हो गया तो आप क्या, अच्छा उसके बाद वो वोट डालने जाने नहीं देंगे लोगों को, मुसलमानों को, दलितों को? वो वोट ही उनको डालने देंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं। तो राजीव कुमार जी की बात, वो राजीव कुमार जी का क्या है, वो तो हिमालय चले जाएंगे और हिमालय में केवल घूमने जाएंगे, हिमालय जाके बस जाएंगे या किसी कंदरा में कूद जाएंगे, क्या करेंगे मुझे क्या पता क्या करेंगे। वो तो उन्होंने बताया हिमालय चले जाएंगे। कितने दिन के लिए जाएंगे, किस 5 स्टार होटल में रुकेंगे या किसी कंदरा में रुकेंगे या किसी नदी के किनारे तपस्या करेंगे। लेकिन असली मुद्दा यह है कि जब इसी प्रकार से, अब वो शरद पवार एक नई अपनी राग छेड़ दी है उन्होंने, ये साहब आरएसएस की, मतलब शरद पवार अपना पलटने के चक्कर में, तो मुझे तो देश का लग रहा है कि देश का लोकतंत्र, देश का संविधान, हर चीज पलट रही है। और अब जो है बिल्कुल आप लोग अभी युवा हैं, अगले 15-20 साल आप लोग झेलिएगा। मेरे को तो मेरा स्टेशन आने वाला। मोदी जी ने तो पहले ही कहा था, 10 साल पहले कहा था कि वो झोला उठा करके चले जाएंगे। राजीव कुमार साहब कह रहे हैं कि हिमालय चले जाएंगे। ये चल क्या रहा है? ये सारे लोग ऐसे अगर चले जाते रहे तो मार्गदर्शक मंडल में कौन बैठेगा? नहीं, झोला उठा के अगर जाने की बात है तो उन्हें शेख हसीना को यहाँ क्यों बिठा रखा है? और शेख हसीना सुना 15-20 हजार रोहिंग्या को लेके दिल्ली में उन्होंने वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़वा दिया है। तो ये जो रोहिंग्या करते हैं, शेख हसीना ने उनको घुसवाया है। और शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के कोर्ट्स ने जो है मर्डर का और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के केसेस और 12 तारीख तक उनको प्रोड्यूस करने का आदेश किया है। और भारतवर्ष के अंदर उन्होंने पासपोर्ट कैंसिल कर दिया और आप जो है उनका वीजा बढ़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ा रोहिंग्या, और हो सकता है कि ये जितने रोहिंग्या दिल्ली में और झारखंड में बसे हैं वो शेख हसीना के साथ उनके समर्थक आ गए हों। इसकी जांच नहीं हो रही है तो रोहिंग्या और भारतीय जनता पार्टी का समझौता हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। हम मोदी जी पे लौट के आए उससे पहले एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ सर, राजीव कुमार को लेके। राजीव कुमार जो ये बयान दे रहे हैं, हिमालय जाने की बात राजीव कुमार के सामने आ रही है, क्या जिस तरीके से रिएक्ट किया देश के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से राजीव कुमार की हरकतों के ऊपर, की जिस तरीके से ईवीएम से लेकर के और उनकी ये चवन्नी छाप शायरी तक पर, राजीव कुमार को समझ में आ गया कि हम यहाँ रहेंगे तो बहुत वो सेफ वाला मामला नहीं रह जाएगा और लोग जो है हमें जहां मिल जाएंगे वहीं घेर लेंगे, वहीं 4 सवाल कर लेंगे तो हम जवाब कहाँ से लाएंगे? तो फिर ऐसे में हमारे मुंह से सच सामने आ जाएगा तो मोदी जी हमको नहीं रहने देंगे। नहीं, देखिए अब ये भी तो बताए ना, हिमालय में हिमालय की किस जगह जाएंगे, किस स्टेट के अंदर जाएंगे। अब उत्तराखंड जाएंगे तो उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी को इतना ज्यादा उपकृत किया है राजीव कुमार जी ने तो उत्तराखंड में उनको कैसे परेशानी हो जाएगी? उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दे देंगे।
और जेड प्लस सिक्योरिटी में वो 40-50 गाड़ियां और स्टैंड गन और मशीन गन लेके लोग उनकी रक्षा करेंगे, फिर जनता की क्या हिम्मत है उन्हें कुछ बोल दे। तो सब ये तो राज्यपाल उन्होंने बना नहीं दिए जाएंगे, है। राज्यपाल बना दिए जाएंगे। नहीं, अब राज्यपाल बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे वो दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया तो हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी उनको बना दिया जाए, और अगर नहीं जिता पाए, अब ये संजय सिंह ने, देखिए असली मुद्दा क्या है, हम लोगों का काम क्या है, हमारा काम है लोगों की कॉन्शियस को जगाना। आज हिंदुस्तान के हर आदमी की कॉन्शियस जगी हुई है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर लीजिए, मैं तो रोज बात करता हूं, जब गोदी मीडिया में जाता हूं वहां भी बीजेपी आरएसएस के बड़े बड़े लोगों तो और प्रतिष्ठित जो मतलब तथा कथित प्रतिष्ठित लोगों से बात होती है, कहते हैं स्वामी साहब जो बात आप कहते हैं वो सही कहते हैं, लेकिन हमारी मुश्किल है, हम कह नहीं सकते, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। यहां तक की स्थिति है कि कुछ बेचारे ऐसे लोग हैं जिनकी घर की रोजी रोटी बंद हो गई है, उनके बच्चों की फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं है, और आके वो डिबेट में अपना मोदी मोदी करते रहते हैं। तो मैंने कहा यार तुम लोग एक तरफ बता रहे हो तुम्हारे बच्चों की फीस नहीं जमा हुई, महंगाई से तुम्हारा वो नहीं हो रहा है, गांव से पैसा मंगाना पड़ रहा है, दूसरी तरफ यहाँ कहते हैं साहब वो मजबूरी है हमारी, अब पलटे कैसे हम। अच्छा हम लोगों का क्या है, हम तो अपना लोकतंत्र संविधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इंदिरा जी के खिलाफ लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं, तो हम तो सच्चाई के साथ हैं, हम तो देश के साथ हैं, हमें किसी से डरने का झोला उठाने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन आज की तारीख में झोला अगर किसी का उठना चाहिए, हमारे देश से राष्ट्रहित के खिलाफ है शेख हसीना को देश के अंदर शरण देना और बांग्लादेश से पंगा लेना, ये हमारे देश हित के अगेंस्ट है। सर मोदी जी ने जो बातचीत किया है उसमें वो बहुत सारी चीजों पर बात कर रहे हैं, बहुत तमाम सारी चीजों का देश हित और लोकतंत्र की बात भी उन्होंने किया है। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो मोदी जी का जो डेमोक्रेसी है वो कैसे समझा जाए उसको? जो डेमोक्रेसी हमें संविधान से मिली हुई है हम उसकी बात करें, मोदी जी उसकी बात कर रहे हैं, या मोदी जी किसी अपने नए डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? इसको कैसे फर्क किया जाए? देखिए मोदी जी की एक कला की तो दाद देनी पड़ेगी। देखिए उनके जो एक्सप्रेशंस हैं फेस के, वो अभी बोलेंगे कि कपड़े से हम पहचान लेते हैं, और आधे घंटे के बाद बोलेंगे हिंदू मुसलमान मैं करूंगा तो मैं तो प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं हूं। अच्छा वो कह सकते हैं, उनके एक्सप्रेशन से आप नहीं पढ़ सकते, हमारे एक्सप्रेशन से राम प्रकाश जी आप पढ़ सकते हैं कि हमारे दिल में क्या है, जो बोल रहे हैं उसके अंदर कोई मतभेद है कि नहीं। मोदी जी कैन से एनीथिंग, एक ब्लिंक बिना ही वोंट ब्लिंक ए आई एंड देन ही कैन से एनीथिंग। तो आज के तारीख में जो स्थिति है, ये जो संजय सिंह बात कह रहे हैं, जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं, और जो सारे लोग बातें कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन के अंदर देखा कि इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? आपने सागर के अंदर जैनियों के मंदिर के अंदर और वहां पे लूटपाट की, वो क्या जैनी क्या आपके हिंदू उस समर्थक नहीं है? राजस्थान के अंदर जैसे उनके मंदिरों के साथ आपने किया, गुजरात में किया, वहां स्वामी नारायण और सनातनी आपस में भिड़े हुए हैं, कहीं सनातनी और अम्बेडकराइज भिड़े हुए हैं, कहीं पेरियार को मानने वाले सनातनियों से भिड़े हुए हैं। ये अपने देशी के अंदर आपने भिड़ंत बचा रखी है। और एक राजीव कुमार साहब हैं, वो नाम डिलीशन एडिशन पे वो अपना शेरो शायरी को ट्रक टाइप के शेरो शायरी सुना के उठ के चले जाते हैं। तो मैं तो राम प्रकाश जी आपसे कहूंगा, कोई अच्छा आपको उर्दू का टीचर हो तो उनसे कहिए राजीव कुमार जी को जब वो रिटायर हो जाए उसका शेरो शायरी अच्छी करना सिखा दें, या नहीं मतलब सर, हम पढ़े लोग भैया। कैसे अरेंज कर पाएंगे? जब वो हिमालय चले जाएंगे तो हम लोग इतना कैसे अरेंज कर पाएंगे? हिमालय में अरे कहाँ तो खोजते हिमालय फिरेंगे? कोई मंगल ग्रह में थोड़ी है, हिमालय देशी के अंदर है, जहां वो जाए उनके पीछे पीछे एक वहां बता दीजिए। अरे ये ट्रक टाइप शायरी, मेरे को दुख होता है भाई, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहते हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, और उनके शेरो शायरी मेरे स्टूडेंट्स भी कहेंगे, हमारे देशवासी भी कहेंगे यार कि क्या यार, इससे अच्छा मत पढ़ो यार, अगर तुम्हें नहीं आती तो। मुझे नहीं आती शेरो शायरी, मैं इसलिए चलिए पढ़ता नहीं, आज जो मेरा वीक एरिया है, अब वो वीक एरिया है आपको पता है, अब वो कहीं ट्रक के पीछे से लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, उसी को वहां जाके बोल देते हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त की जो शेरो शायरी थी वो हो सकता है आने कुछ समय बाद हम लोग बतौर राज्यपाल सुनेंगे, और तब भी आज भी उनको वैसे ही झेलना पड़ता है, और बतौर राज्यपाल भी वो शायरियां झेलने के अलावा लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचेगा। सर एक चीज और, दिल्ली की बात थोड़ी सी जरूर कर लें हम। दिल्ली चुनाव का माहौल क्या दिख रहा है? लगातार अब तो पोस्टर वार से लेकर के और पूर्वांचलियों तक पर निशाना साधा जा रहा है। कोई अंतर नहीं पड़ता, किसी चीज से कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग जो बार बार रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं उसके, और अब तो सड़क पे उतरने का समय भी निकल गया। अब तो इलेक्शन है 20 दिन के बाद, अब आप सड़क पे उतरेंगे कोई? ये तो हम लोग 4 महीने से चिल्ला रहे हैं भाई। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर क्या लेंगे? चुनाव आयोग कुछ करेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि चुनाव आयोग के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। अगर ये बता दिया जाएगा कि सीसीटीवी, सुप्रीम कोर्ट कहेगा दिखा दो, वो दिखाएंगे। अब ये राम प्रकाश जी एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए केवल। जब मैं अपने पोलिंग बूथ पे वोट देने गया, अपनी वाइफ के साथ गया, मैंने वोट डाला, अगर मेरी सीसीटीवी दिखा दी जाती है सारी पार्टियों को कि अखिल स्वामी अपनी पत्नी के साथ आए और वोट दिए, मुझे क्या परेशानी? मेरी प्राइवेसी में क्या है यार? मैं तो वोट डालने गया, प्राइवेसी कैसे भंग होती है? प्राइवेसी उनकी भंग होती है जो वोटर नहीं थे और वोट डाला। जब सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाएगी और उसमें ऐसे लोग मिलेंगे, जो प्रवेश वर्मा क्या 33 नाम ऐड हुए और 3 थे, तो 30 लोग, जब ऐसे लोग वोट डालते दिखेंगे जो वोटर नहीं थे, बिल्कुल, और जो फर्जी वोटर थे, या दिखाया जाएगा कि 5 बजे के बाद लाइन तो लगी नहीं, एक वोटर बाहर नहीं खड़ा था और 30% वोट ज्यादा पड़ गए, प्राइवेसी उससे डिस्टर्ब होगी। तो जो प्राइवेसी डिस्टर्बेंस, अच्छा फिर 17C को अपलोड नहीं करेंगे। अगर फॉर्म 17C को डिस्क्लोज नहीं करेंगे और आप फुटेज नहीं दिखाएंगे और कहेंगे कि प्राइवेसी भंग हो जाएगी, मेरी भाई मैं वोट देने गया हूं तो मेरी प्राइवेसी भंग हो जाए तो मुझे क्या अंतर पड़ता है भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आज की बातचीत में निश्चित तौर पे ये एक बड़ा खुलासा है। राज्यपाल के तौर पर राजीव कुमार को हम लोग देखते हैं कब सुनते हैं और कहाँ के राज्यपाल का दायित्व उनको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे उन्हें एम्बेसडर बना दें यार, अमेरिका का एम्बेसडर बना दें, वो शायद डोनाल्ड ट्रंप को पटा लें, वो कुछ अपना शेरो शायरी सुना दें। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में तो आएगी नहीं शेरो शायरी। लेकिन तब तक, जब तक ये एम्बेसडर बनने के लिए एलिजिबल होंगे तब तक उधर वो शपथ हो जाएगा ना, तो चक्कर वहां फंस जाएगा। अरे तो कल ही उन्हें एम्बेसडर बना दें, अभी हो गया, चुनाव आयोग का काम तो खत्म हो गया सर, ना। ये दिल्ली का चुनाव फंस जाएगा। नहीं, कैसे फंस जाएगा? तो हो गया, जो हेरा फेरी करनी थी, नाम कटवाने थे, जुड़वाने थे, वो तो हो गया। अब इसमें क्या है? कल रिजाइन करें, परसों उनको एम्बेसडर बनाए, वो डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएं, उन्हें शेरो शायरी सुनाएं, वो कहेंगे यार मन की बात यार मत सुनाओ यार, शेरो शायरी लियो यार, तुम एक पास लो, चले जाओ, भेज दो यार। चलिए मोदी जी, सारी सलाह इधर है, ध्यान से सुनिए, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।